पहले भी जो अर्थव्यवस्था जो वैश्विक महामारी आई थी अर्थव्यवस्था में, उसको हमारे देश के स्ट्रक्चर ने रोकने का काम किया था। उसमें रेलवे, एलआईसी और ओएनजीसी और ऐसे न जाने कितनी संस्थाएं थी जिनका बहुमूल्य योगदान रहा था। अब ऐसी परिस्थिति में इन संस्थाओं का निजीकरण कर आप देश को कमज़ोर कर रहे हैं। लालू जी के 15 साल को जंगल राज बता करके लोगों से वोट मांगते हैं। इसका मतलब यह है कि नीतीश जी को अपने 15 साल के कार्यकाल के विकास पर भी भरोसा नहीं है। तो जब नीतीश जी को खुद भरोसा नहीं है, तब तो राज्य की जनता निश्चित रूप से नीतीश जी पर विश्वास करने वाली नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन इंडिया। मैं शहबाज आपके साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गुंजन पटेल, जो कि कांग्रेस युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज हम उनसे ख़ास बातचीत करेंगे और जानेंगे बिहार में जिस तरीके से चुनाव होने वाला उस पर उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, क्या उनकी राय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हम चैनल की वक्त देने के लिए। धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आप 15 साल बनाम 15 साल क्या देखते हैं इस मुद्दा पे। देखिए, पिछले 15 सालों में राज्य की जनता ने नीतीश जी को झोली भर भर करके वोट दिया और जो राज्य का शोषित वर्ग था, पिछड़ा वर्ग था, उन्होंने इस विश्वास पर नीतीश जी को वोट दिया कि आने वाले समय में बिहार में विकास होगा। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि कैसी परिस्थिति है कि आज कोरोना काल में न अस्पतालों की व्यवस्था है, न जो लगातार दावे किए जा रहे थे कि प्रवासी मजदूर जो बाहर थे, इस तरह से पूरे राज्य के राज्य के जो हालात हैं, इस कोरोना काल में न अस्पतालों की व्यवस्था है और जो बुनियादी सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए थी, जिसके आस में राज्य की जनता ने नीतीश जी को वोट दिए, वो नदारद है। न शिक्षा व्यवस्था है ढंग की है और तो और जो नीतीश जी हैं, आज जब लोगों से बात करते हैं तो अपने जब उन्होंने 15 साल में विकास किया है तो विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए। तो बार बार अपने 15 साल के कार्यकाल के पहले लालू जी के 15 साल को जंगल राज बता करके लोगों से वोट मांगते हैं। इसका मतलब यह है कि नीतीश जी को अपने 15 साल के कार्यकाल के विकास पर भी भरोसा नहीं है। तो जब नीतीश जी को खुद भरोसा नहीं है, तब तो राज्य की जनता निश्चित रूप से नीतीश जी पर विश्वास करने वाली नहीं है। आप एक युवा हैं, जिस तरीके से हर जगह निजीकरण किया जा रहा है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है। देखिए, तो साफ पता चल चुका है कि जो केंद्र सरकार की जिस तरह से नीतियां रही हैं, वो देश की जनता के खिलाफ है। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि इनके जो पॉकेट भर, मुट्ठी भर जो इनके कॉरपोरेट घराने के जो मित्र हैं, उन तक इनको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारे देश का जो स्ट्रक्चर था, उसके कारण जो वैश्विक पहले भी जो अर्थव्यवस्था जो वैश्विक महामारी आई थी अर्थव्यवस्था में, उसको हमारे देश के स्ट्रक्चर ने रोकने का काम किया था। उसमें रेलवे, एलआईसी और ओएनजीसी और ऐसे न जाने कितनी संस्थाएं थी जिनका बहुमूल्य योगदान रहा था। अब ऐसी परिस्थिति में इन संस्थाओं का निजीकरण कर आप देश को कमज़ोर कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को आप कमज़ोर कर रहे हैं। पहले तो आपने नोटबंदी की, फिर जीएसटी की और जिस तरह से इन सरकारी संस्थानों का आप निजीकरण कर रहे हैं, वैसे तो जो आम लोग हैं, जो युवा वर्ग है, उनमें भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। और तो और जो ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जब स्मॉल कैप और मीडियम कैप के जो इंडस्ट्रीज़ थे, उनको बढ़ावा देना चाहिए था रोज़गार के लिए, तो आप अपने पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और इन इंडस्ट्रीज़ को जिस तरह से बैठा रहे हैं, तो आंकड़े बताते हैं कि इस कोरोना महाकाल में लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है वो जो बेरोज़गार है। तो अगर इसी तरह की परिस्थितियां बनती रहीं तो आप आने वाले दिनों में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि देश की क्या स्थिति होगी। पहले ही लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और अभी भी इसी तरह से अगर निजीकरण करके संस्थाओं का प्रयास करते जाता रहा तो मुझे लगता है कि स्थितियाँ ऐसी बन जाएंगी कि जो आम लोग हैं वो खाने तक को तरसने लगेंगे। तो इसलिए सरकार को तत्काल इन सब चीज़ों का बंद करना चाहिए। और आज अपने स्थापना दिवस के अवसर पर आज युवा कांग्रेस ने रोजगार दो मुहिम भी चलाया है और आने वाले दिनों में हम लोग इस मुहिम के माध्यम से युवाओं को आवाज़ देने प्रयास करेंगे और केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे कि आप इस तरह के कार्य तत्काल बंद करें, अन्यथा आपको कड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अभी जिस तरीके से आपको पता चल रहा है कि तेजस्वी जी यादव से मांग किए हैं और भी कई नेता अपोजिशन पार्टी जो मांग करते रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो कि बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है। देखिए, ये तो लगातार ये हमारी पार्टी मांग करती रही है कि ईवीएम में जो पिछले लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से परिस्थितियां बनी थी और लोगों का जो विश्वास था ईवीएम से उठता चला जा रहा था, ऐसा लगता था कि कहीं सेटिंग गेटिंग का कुछ माहौल बन रहा है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को और इस मामले में मैं तो कहूँगा सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेते हुए
कोशिश करनी चाहिए कि जो लोगों का विश्वास है वो चुनाव आयोग पर बना रहे, चुनाव पर बना रहे। इसलिए मुझे नहीं पता गड़बड़ियाँ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अमेरिका में भी इस तरह की बातें आई थी और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इस तरह की बातें आई थी, लेकिन वहाँ के कोर्टों ने यह फैसला लिया कि अगर इस तरह के तकनीक के कारण अगर लोगों में अविश्वास बढ़ता है तो ईवीएम को रोक करके बैलेट से चुनाव कराना चाहिए। तो अगर इस तरह का कोई निर्णय लेती है और इस तरह की मांगें उठती हैं तो उसका स्वागत है और ऐसा बिल्कुल निश्चित रूप से करना चाहिए। बिहार के स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य के जो हालात अभी चल रहे हैं बिहार में, आप देख रहे हैं, कभी एम्स से कुछ खबर आ रही है, कभी एनएमसी से कुछ खबर आ रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो भाजपा के जो जितने भी मंत्री के लोग हैं, मंत्रिमंडल के लोग हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी हों या स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हों, इन लोगों के जनता के किसी भी परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। इनका मात्र और एकमात्र जो काम है वो किसी तरह सत्ता में बने रहने के लिए और सत्ता सुख भोगने का है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनी इस कोरोना महाकाल में देश में कि पहले ही हम जानते हैं कि जो बिहार था टेस्टिंग में लंबे समय तक सबसे निचले पायदान पर रहा, टेस्टिंग नहीं की जा रही थी और जब ऐसी ऐसी तस्वीरें आने लगी तो स्थिति और भयावह हो गई। हमने देखा कि जो इनके कोरोना के डेडिकेटेड जो अस्पताल से, चाहे वो एनएमसीएच हो, चाहे वो एम्स हो, आईजीएमएस हो, पीएमसीएच हो, कैसा हाल था। जो आइसोलेटेड वार्ड में जो लोग थे, जो आईसीयू में जो लोग थे, वो लगातार कह रहे थे वीडियो के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कई वीडियोज़ आ रहे थे कि उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है, उनके वार्डों में कोई लोग नहीं आ रहे हैं। और तो और जो सबसे जो दिल दहलाने वाली जो खबर आई कि कई वार्डों में तो लाशें पड़ी हुई थी 2-2 दिन तक और उनको बाहर निकाला तक नहीं गया। जब ऐसी परिस्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि उन वार्डों में जो रह रहे मरीज हैं उनकी क्या हालत होगी। स्थिति ऐसी है कि जो जितने भी बेड हैं आपके वो सारे भरे हुए हैं, न टेस्ट हो पा रहा है। और हर दिन हम लोग देखते हैं कि समाचार पत्र के माध्यम से कि नीतीश जी लगातार कोई नई अखबार पत्रों के से हम लोग देखते हैं कि हर दिन नए दावे करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उनके ये दावे केवल समाचार पत्रों के पृष्ठों तक ही सीमित रह जाते हैं। नीतीश जी को चाहिए कि इस दुख दर्द की घड़ी में जब लोगों ने उन पर विश्वास किया है तो लोगों के सामने आए। हम लोगों ने देखा कि कैसे 100 दिन से ऊपर दिन तक नीतीश जी तो बाहर ही नहीं आए, मीडिया के लोगों से ये बात नहीं किया। केवल इसी तरह से खोखले दावे कर देने से केवल ये जो व्यवस्था है वो चिकित्सा व्यवस्था ये नहीं चलेगी। और ये समय राजनीति का नहीं है, जो मानवता है वो खतरे में है, जो इंसानियत है, जो इंसान मानव समाज आज खतरे में है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को और ख़ास करके राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी को चाहिए कि लोगों में विश्वास बना रहे, ऐसा कुछ करें। और जो जितने भी लगातार जो इनके जो दावे रहे हैं अब उन दावों को ज़मीन पर उतारने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति है कि हम लोग देख रहे हैं कि आइसोलेशन वार्ड की क्या स्थिति है, जो कोरोना के जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्या स्थिति है। तो नीतीश जी को चाहिए कि जो अपना पूरा सरकारी तंत्र है वो उसमें इसने लगा करके सुचारू रूप से अस्पतालों को कम से कम चलाएं, चाहे कि और इसके कोरोना के साथ साथ जो बुनियादी जो स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक जो मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल रहे हैं। जैसे मैंने देखा बहुत सारे हमारे जो आसपास के लोग थे, कोरोना के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां जैसे कार्डियक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे, न्यूरो से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, उनका इलाज पूरी तरह से बंद हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में मुझे तो लगता है कि पूरा प्रदेश भगवान भरोसे है और अगर किसी के परिवार में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो यहाँ की जो व्यवस्था है, साधारण बीमारी में भी लोगों को अपनों के जानों से हाथ धोना पड़ सकता है। तो मैं मानता हूँ कि इस समय में सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और विपत्ति की इस घड़ी में लोगों के साथ खड़े रहते हुए जो सरकारी व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ गुंजन पटेल जी मौजूद थे और उन्होंने अपनी बात रखी। ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।